ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार सुभाष बत्रा को क्यों आया गुस्सा। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान क्या किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके कांग्रेसी होने पर ही सवाल उठा दिए, जिसके बाद सुभाष बत्रा ने मुख्यमंत्री को न केवल झूठा कहा बल्कि हुड्डा सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दे दिया। चीफ मिनिस्टर का भी बताता हूं, चीफ मिनिस्टर तो झूठा है। सीएम झूठा है, हुड्डा सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है, हुड्डा सरकार को मैंने बनाया। ये सभी जुमले कांग्रेस नेता सुभाष बत्रा के हैं, लेकिन इतने दिनों बाद बत्रा जी को ये बात समझ में आई, लिहाजा हुड्डा का चुटकी लेना लाजमी था। कब कांग्रेस ज्वाइन करी थी उन्होंने? तो आप बताइए सर, आपके साथ आप बताओ, मेरे क्या पता, पहले आप देख लो कब ज्वाइन करी थी, कब छोड़ी, फिर कब करी। किसी के बारे में मैं कोई वो नहीं है, लेकिन कांग्रेस का जो जिनकी कांग्रेस में निष्ठा है वो कांग्रेस में ही है। जब मुख्यमंत्री ने बत्रा को गैर कांग्रेसी बताया तो बत्रा का गुस्सा और भड़क गया। बत्रा ने कांग्रेस से जुड़ने की रसीद भी बतौर सबूत पेश किया और उसी सांस में हुड्डा सरकार को बनाने का दावा भी ठोक डाला। आज मुझे कहते हैं कि मैं कांग्रेस में था कब, जब एमएलओ की जरूरत थी। उस समय सुभाष बत्रा को याद किया गया था। मैं उन अधिकारियों का नाम नहीं लेना चाहता जिन्होंने मुझे संपर्क किया। मुख्यमंत्री जी को कहो मेरे से रूबरू होकर बतावें किस तरह से रिक्वेस्ट करी गई थी मेरे ऊपर जब 40 एमएलए आए थे। एमएलओ को तोड़ तोड़ के मैंने दिया। इसकी सरकार बनाने में सबसे ज्यादा योगदान मेरा रहा। बत्रा जी यही नहीं थमे, उन्होंने मौजूदा सरकार को न केवल भ्रष्ट करार दिया बल्कि भ्रष्ट नेताओं की संपत्ति की जांच की मांग की। मैं सरकार पे आरोप लगा रहा हूं कि पैसे दे के नौकरी बांटी जा रही है। मैं सरकार के ऊपर यह आरोप लगाता हूं कि जितनी सरकारें अब तक आई सबसे भ्रष्टतम सरकार है ये। मैं तो ये कहता हूं कि अगर इनके ताने बाने की सबकी इंक्वायरी की जाए, इनकी चल अचल संपत्ति का भी ब्यौरा लिया जाए तो काले धन को मंगवाने की जरूरत नहीं, सारा कुछ यहीं से हरियाणा में मिल जाएगा। बत्रा ने प्रदेश सरकार से अपने नाराजगी कड़े लफ्जों में जाहिर की है। अब सीएम साहब पर निर्भर है कि वो रूठे बत्रा को मनाएंगे या फिर उन पर पलटवार करेंगे। रोहतक से हर्षवर्धन शर्मा, खबरें अभी तक। यहाँ तो परेशानी का सबब यहाँ पर अब सुभाष बत्रा बन गए हैं। हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। हर्षवर्धन, क्या कहा जाए, अंदर खाने अगर बात करें, यहाँ पर जो गुटबाजी है वो बार बार सतह पर आ जाती है। लगातार कोशिशें की जाती है कि किसी तरह से जो अंदर खाने हलचल चल रही है उसे शांत किया जाए, लेकिन किसी न किसी वजह से वो एक बार फिर सतह पर आ जाती है। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से सुभाष बत्रा जो है बिल्कुल खुलकर मुख्यमंत्री के खिलाफ आ गए हैं। हालांकि दूसरे जो कांग्रेसी नेता है वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्वार्थ की सिद्धि है, लेकिन कल बत्रा ने स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया था कि वो ना तो कोई पद चाहिए, ना ही किसी प्रकार का कोई राजनीतिक वो वजूद चाहते हैं। लेकिन चलिए हर्षवर्धन, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। सुभाष बत्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद जी। सुभाष जी, क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री साहब की तरफ से सीधा आरोप लगाया गया आपके ऊपर कि आप गैर कांग्रेसी हैं। देखिए, ऐसा है कि मैंने 2009 में बाकायदा 4-5 हजार आदमियों के बीच में कांग्रेस में शामिल हुआ था और वो भी मुख्यमंत्री जी के कहने से आग्रह करने पर शामिल हुए थे। भाजपा पार्टी में स्प्लिट किया था और मैंने बाकायदा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फार्म भरा हुआ दिखाया जहां जहां ऑफिस सेक्रेटरी के पीसीसी के दस्तखत है। और ये एक इतनी अनर्गल बात है और इतनी मतलब कि बड़ी आश्चर्यचकित होने वाली बात है कि इतने बड़े ओहदे पर बैठकर एक मुख्यमंत्री एक इस चीज को अस्वीकार करे कि गैर कांग्रेसी है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब एमएलओ की जरूरत थी तब मुझे क्यों बार बार कहा जाता था कि आपके ओम प्रकाश जैन मित्र हैं, इनको लेके आओ, आप कुलदीप बिश्नोई से मेरी सेटिंग कराओ, आप कुलदीप बिश्नोई के एमएलओ को लेके आओ। तो उस वक्त तो मैं कांग्रेसी था, लेकिन आज गैर कांग्रेसी हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं मर्यादा से बाहर रह के कोई बात नहीं करना चाहता। जो भी वो कहते हैं मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। सुभाष जी, वही मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने इतना कुछ किया जिस तरह से आप बता रहे हैं, फिर आखिरकार क्यों प्रदेश सरकार आपके इतने किए हुए को पूरी तरह से दरकिनार कर रही है? इसलिए कि मैंने जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया। मैंने मौजूदा सरकार की
प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया। मैंने ये बात उठाई कि अगर जो लोग नियमित तौर के ऊपर बिल की अदायगी नहीं करते, उनके 1600 करोड़ माफ करते हो, तो पूरे प्रदेश में आप जहां 36 जाति के लोग रहते हैं शहरी बहुमूल्य क्षेत्र में, उनका गृह कर माफ दीजिए। मैंने इशू उठाया, उनको अच्छा नहीं लगा होगा। मैंने दूसरा इशू उठाया कि नौकरियों में बड़ा भारी भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, इसको खत्म करिए, कोई ऐसा आयोग गठित करिए ताकि पारदर्शिता नजर आए सरकार की। ये बात उनको अच्छी नहीं लगी होगी। मैंने ये कहा कि आप हर जगह पर कई चैनल से रोड टैक्स लेते हैं, फिर टोल किस बात के? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। चारों तरफ से सारे हरियाणा को ऐसे कर दिया जैसे चाइना माल के अंदर बिल्कुल एंड सुकड़ के रह गया। तो हो सकता है ये बात उनको अच्छी ना लगी हो, तो जो बात अच्छी ना लगे तो स्वाभाविक तौर के ऊपर वो रिएक्ट करेंगे और ऐसी बात करेंगे। तो मैं और क्या कह सकता हूँ। हाँ, सुभाष जी, एक बात मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, आपने प्रदेश सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं, कितना दम है आपकी इन बातों में? बात ये है कि अभी एक एपिसोड हुआ पानीपत में, और वो एक लड़का, एक युवक कमल नाम का, कमल मुखीजा, उसने चलती जिप्सी के ऊपर चढ़ के मुख्यमंत्री पर एक हमला करने की कोशिश की, जो कि बड़ी भारी निंदनीय थी। प्रजातांत्रिक प्रणाली में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है, लेकिन वो चिल्लाता हुआ ये कह रहा था कि मैंने पैसे भी दे दिए और नौकरी नहीं मिली। ये एक बड़ा सीरियस मुद्दा है। मैंने ये कहा कि इसकी प्रोब होनी चाहिए। अगर किसी आदमी ने उसके बाप की जो एक टी वेंडर है, छोटा सा बेचारा दुकानदार है, मेहनत कर करके उससे कोई पैसे ले गया नौकरी के नाम पे, ये चीज उजागर होनी चाहिए और दोषी को दंड देना चाहिए। जी सुभाष जी, आपने खुद बताया कि आपने इतने सारे जो एमएलए थे उनको तोड़कर सरकार की मदद की, पूरी तरह से उस सरकार को खड़े करने में पूरी खड़ी की गई। लेकिन आप यहाँ पर एक सवाल का जवाब मुझे ये दीजिए कि आखिरकार क्या लगता है, अब प्रदेश सरकार की तरफ से दरकिनार किया जा रहा है उन कामों को, क्या उनको अब आपकी जरूरत नहीं रह गई? ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार बैक फुट पे आ गई है और इन्होंने ये सोच लिया है कि कांग्रेस की हार तो निश्चित है, इसलिए अब सुभाष बत्रा की जरूरत क्या है, टाइम ओवर हो चुका है। चल अचल संपत्ति की भी बात की आपने अपने बयान में कि अगर चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा लिया जाए तो इतना धन तो काला धन बाहर नहीं होगा जितना कि हरियाणा में ही निकल आएगा। आज कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कभी मुझे मिलने को तरसा करते थे, मैं भी मंत्री रहा हूँ जी, और वो आज उच्च अधिकारी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आज हजारों करोड़ के आदमी हैं। मैं जब खुलासे करूंगा तो मैं बताऊंगा कि उनकी चल अचल संपत्तियां क्या हैं। आज वो लोग आंख मिलाते भी डरते हैं, क्योंकि अभी सरकार का टाइम बाकी है। जब ये टाइम खत्म हो जाएगा मैं सारी चीजों को उजागर करूंगा। अब आपकी तरफ से आखिरी सवाल लेना चाहूंगा सुभाष जी कि आपकी तरफ से अब अगला स्टैंड क्या होगा? इस तरह से आपकी तरफ लगातार आपको दरकिनार किया जा रहा है आपके कामों को, आपकी तरफ से अगला स्टैंड क्या होगा? देखिए, मैं सत्ता के गलियारों में नहीं जाना चाहता। मेरी लड़ाई अब सत्ता में जाने, सत्ता तक पहुंचने की नहीं है। मैं सामाजिक कार्यक्रमों को चलाना चाहता हूं। मैं जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठाऊंगा और इन भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। ये मुख्यमंत्री एक शरीफ आदमी है और इसके इर्द गिर्द साइकोपेंट, इसके इर्द गिर्द भ्रष्ट लोगों का जमवाड़ा खड़ा हो गया है। और कहते हैं जब शासक के इर्द गिर्द चापलूस और भ्रष्ट लोग घेर लें तो शासक का पतन निश्चित हो जाता है जी। तो इसलिए इन पतन निश्चित है। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। सुभाष जी, एक बात यहाँ पर पूछना चाहूंगा, आपने कहा लड़ाई जारी रहेगी, यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आने वाले समय में आपकी तरफ से जरूर कुछ खुलासे देखने को मिल सकते हैं प्रदेश सरकार के खिलाफ? मैं प्रदेश सरकार के खिलाफ जो भी चीजें अनैतिक होंगी वो सारी उठाता रहूंगा। इसमें कोई गुरेज नहीं करूंगा और आखिरी दम तक, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा लोगों को, खास तौर पर मेरे पंजाबी समुदाय के लोगों को, मैं 36 जातियों का नेतृत्व करता हूं। ऐसी बात नहीं है, जो शोषित क्लास है उसके लिए मैं आवाज बुलंद करता हूं। लेकिन मैं जहां तक हमारे पंजाबी समुदाय की बात है, बड़ा भारी अनर्थ हुआ है और ये जो
ये जो लफ्ज इन्होंने जी बिल्कुल इस्तेमाल किए कि प्रवासी पक्षी, ये तो इन्होंने 65 साल पुराने पूरे प्रदेश के पंजाबी समुदाय के ऊपर एक आरोप लगाया है। आज हमें सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर पंजाबी समुदाय जो 33% आबादी का हिस्सा है प्रदेश का, वो अगर प्रवासी पक्षी हो गए, प्रवासी पक्षी का या को अर्थ पता नहीं है, जो बाहर से आए हुए पक्षी हैं और तो पे आते हैं, तो ये एक बड़ी अभद्र टिप्पणी है। मैं मुख्यमंत्री से ये चीज तवक्को नहीं करता था। जी सुभाष जी, लगातार ये बात सही है कि आपने मांग उठाई है पंजाब जाति की, अगर बात करें मुख्य तौर पर। अब यहाँ पर मैं एक आखिरी सवाल ये लेना चाहता हूँ कि क्या अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप सोशल वर्किंग में ज्यादा संलिप्त रहेंगे, यानी आप पॉलिटिक्स में आप नहीं नजर आएंगे, यानी कि अगला इलेक्शन लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा जी, अभी मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो सारी चीजें गर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आपने हमारे साथ बात की। तो आपको बता दें कि सुभाष बत्रा हमारे साथ खुद जुड़े हुए थे। उन्होंने किस तरह से यहाँ पर लगातार आरोपों की झड़ी लगाई है प्रदेश सरकार की ओर कि किस तरह से उसकी जो नीतियां हैं वो कितनी गलत हैं, और आने वाले समय में वो कोशिश करेंगे और लड़ाई अपनी जारी रखेंगे, और कुछ खुलासे भी देखने को मिल सकते हैं। सुभाष बत्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये कहते हुए नजर आए। तो आपको बता दें कि यहां पर अब सुभाष बत्रा ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा अपने बयान में भी कि जो नौकरियां हैं उसमें लगातार पैसे लेकर नौकरियां दी गई हैं। साथ ही इसके अलावा आपको बता दें, उन्होंने कहा कि इतना पैसा अगर चलाचल संपत्ति के अधिकारियों का लिया जाए, इतना पैसा है उन पर कि काले धन जो बाहर है उससे कहीं ज्यादा प्रदेश में ही निकल आएगा। हर्षवर्धन भी हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुभाष बत्रा की अगर बात करें, उन्होंने छोड़ने का ऐलान क्या कर दिया कांग्रेस का। मुख्यमंत्री हुड्डा ने उनके कांग्रेसी होने पर सवाल उठाए, जिसके बाद सुभाष बत्रा खुद हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर हुड्डा सरकार पर निशाना साधा है कि ये अब तक की सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है। और चलिए अब बात करते हैं सोनिया के दर पर शैलजा। तो कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने जातीय आरक्षण खत्म करने की बात की तो हरियाणा की नेता कुमारी शैलजा विरोध करने सीधे यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के दर पहुंच गई। उनका कहना है कि सोनिया गांधी ने उन्हें भरोसा दिया है कि पार्टी अपनी पहले की नीति पर ही कायम है। हमारे कुछ बिल्स हैं पेंडिंग, प्रमोशन का रिजर्वेशन और रिजर्वेशन बिल है, और उसी हिसाब से एट्रॉसिटीज बिल भी है, तो उसके लिए हमारी बात हुई तो मैडम ने अपनी पूरी कमिटमेंट दिखाई है। शैलजा के ये तेवर साफ जाहिर कर रहे हैं कि अब हरियाणा कांग्रेस में उनका कद बढ़ने लगा है। महज 29 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनने वाली कुमारी शैलजा को हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी के तौर पर देखा जाता है। पार्टी में शैलजा के बढ़ते कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने जातियों में आरक्षण खत्म करने की बात कही तो शैलजा सीधे सोनिया गांधी के घर पहुंच गई। जी, हमने कहा कि इस तरह की बात लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा करता है, तो सोनिया जी ने कहा कि कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, पूरी कमिटमेंट है कांग्रेस पार्टी की और हमारी। साल 2009 में अंबाला से लोकसभा चुनाव जीत चुकी शैलजा से जब ये पूछा गया कि क्या द्विवेदी के इस बयान से आगामी चुनाव में कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो सुनिए क्या कुछ कहा शैलजा ने। उसके लिए नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि खुद सोनिया जी ने साथ में ही एकदम प्रॉम्प्टली स्थिति स्पष्ट कर दी, तो उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। पहले हरियाणा से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करना, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना, और इसके बाद अब चुनावी मुद्दों को लेकर फ्रंट फुट पर लड़ना, ये सब साफ जाहिर कर रहा है कि सूबे में कुमारी शैलजा अपने राजनीतिक कद को बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि सियासत में कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और चलिए अब बात करते हैं ऑकलैंड टेस्ट मैच की। तो ऑकलैंड में खेले जा रहे मैच में न्यूजीलैंड ने एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 503 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसके बाद
भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी और भारतीय टीम की हालत पतली नजर आई। शुरुआत में ही 4 रन के अंदर 2 विकेट गिरे और इसके बाद विकेटों की पद्दर सी लग गई। फिलहाल की अगर बात करें तो रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे मैदान पर टिके हुए हैं। 130 रन पर टीम इंडिया के 4 विकेट गिर चुके हैं। शिखर धवन, चेतेश्वर पुजारा, मुरली विजय और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके हैं। ऐसे में टीम इंडिया के ऊपर खतरा मंडराने लगा है फॉलो ओवर का। आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन की अगर बात करें, स्टंप तक 130 रन पर 4 विकेट का स्कोर रहा। इससे पहले न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो ब्रेंडन मैकुलम, जो कि कप्तान है न्यूजीलैंड के, उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की और दोहरा शतक लगाया। उनके अलावा विलियमसन की बात करें जो लगातार अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी बेहतरीन शतक लगाया। साथ ही 77 रन की पारी खेली कॉरी एंडरसन ने, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए थे वनडे सीरीज में। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम के लिए परेशानियां यहां पर बढ़ी हुई हैं, क्योंकि कल के दिन की अगर बात करें, सुबह सुबह जिस तरह से नमी रहती है मैदान पर, सुबह के कुछ ओवर निकालना टीम इंडिया के लिए बेहद ही मुश्किल होगा। और ऐसे में जब टीम इंडिया के 4 विकेट गिर चुके हैं, तो आपको बता दें कि आज मैच का दूसरा दिन था, जिसमें कि टीम इंडिया 4 विकेट गंवा चुकी है। 130 रन का स्कोर है कुल मिलाकर। और अगर बात करें तो अभी टीम इंडिया बहुत पीछे है। न्यूजीलैंड की तरफ से 503 रन बनाए गए थे पहली पारी में। अगर पहली पारी की बात करें तो ईशांत शर्मा ने 6 विकेट झटके, लेकिन स्कोर के अगर देखें तो टीम इंडिया के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि 6 विकेट हाथ में हैं और अगर सुबह जल्द ही कुछ अगर विकेट गिर जाते हैं तो टीम इंडिया पर फॉलोबॉल का जो खतरा है वो मंडराने लगेगा। ऐसे में रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे के ऊपर पूरी जो जिम्मेदारी है वो अब दिखाई दे रही है। महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि आने वाले हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा के बाद ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई बल्लेबाज ऐसा है जो कि लंबे समय तक टिककर खेल सके। चलिए, 1 बजे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।